Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. जी स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जितने भी आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपने कितना कितना याद करना है, ईच एंड एवरीथिंग आज की अपनी इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथ है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपने स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ उस ग्रुप में शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पेज 128 से डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जो कि हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है 6.1। इसमें से स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमारे कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो स्टूडेंट्स हम उसकी साइज़ और उसकी शेप को हम चेंज करते हैं, तो जो फोर्स हम उस टाइम पे लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि ऐसी फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट की साइज़ या उसकी शेप को चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डस्टर की एग्जांपल लो, जब आप डस्टर को प्रेस करते हो, आपने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, तो डस्टर की जो शेप है स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाती है। तो इट मीन्स कि आपने जो फोर्स लगाई है वो डीफॉर्मिंग फोर्स है, उसने चेंज कर दिया है साइज़ और शेप को डस्टर की। उस फोर्स को हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, जो कि शेप में या साइज में चेंज लेके आए, तो उस फोर्स को आप जस्ट क्या बोलोगे, डीफॉर्मिंग फोर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे हम डेफिनेशन देखते हैं एक्सटेंशन और कंप्रेशन की। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट आगे देखिए, एन अप्रोप्रिएट फोर्स अप्लाइड टू अ स्ट्रिंग कैन इंक्रीज इट्स लेंथ कॉल्ड एक्सटेंशन। अगर तो स्टूडेंट्स आपने फोर्स लगाई है और आपने लेंथ इंक्रीज की है तो वो एक्सटेंशन फोर्स होगी, और कॉज कंप्रेशन। और अगर कोई चीज़ कंप्रेस हुई है, रिड्यूस हुई है और उसकी लेंथ, तो वो क्या होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। कंप्रेशन में लेंथ कम होती है, एक्सटेंशन में लेंथ इंक्रीज होती है। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर स्टूडेंट्स आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो उसकी लेंथ कम होती है, तो वो कंप्रेशन फोर्स है। और अगर स्टूडेंट्स आप किसी इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच करते हो, तो स्टूडेंट्स उसको खींचते हो, तो स्टूडेंट्स वो क्या है, आपकी उसमें लेंथ ज़्यादा हुई है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगी, लेंथ अगर इंक्रीज हुई है स्टूडेंट्स तो वो क्या होगी, एक्सटेंशन फोर्स। और अगर लेंथ कम होगी तो वो क्या होगी, कंप्रेशन फोर्स। और अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो वो होगी एक्सटेंशन फोर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट जो डेफिनेशन याद करनी है वो है स्टूडेंट्स आपकी इलास्टिसिटी। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इलास्टिक इफ आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करो तो स्टूडेंट्स वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट दोबारा से अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाए, डैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक रबर बैंड को खींचते हो, उसको आप स्ट्रेच करते हो स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होता है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो रबर बैंड की अपनी जो ओरिजिनल उसका साइज़ कह लें, शेप कह लें, वो चेंज हुई। लेकिन जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करोगे, रबर बैंड दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल पोजीशन या शेप में वापस आ जाएगा। मीन्स कि वो इलास्टिक है, उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। ऐसे ही स्टूडेंट, जब आप एक डस्टर को प्रेस करते हो, जैसे ही आप फोर्स को छोड़ोगे, डस्टर दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा। मीन्स के डस्टर भी इलास्टिक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जब आप उसमें उस ऑब्जेक्ट में से डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही रिमूव करो तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या है, इलास्टिक है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे आपके पास डेफिनेशन है इलास्टिक लिमिट। यहाँ से आप लिखोगे, मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर इलास्टिक अप टू अ सर्टेन लिमिट नाउन एज इलास्टिक लिमिट। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनकी एक खास लिमिट तक उनको आप खींच सकते हो, उनमें इलास्टिक है। अदरवाइज जब आप उसको उस लिमिट से बियॉन्ड ले जाओगे, उस लिमिट से बाहर ले जाओगे, तो वो चीज़ टूट जाएगी।
तो उस लिमिट तक, जिस लिमिट तक वो चीज़ अपने ऊपर वो फोर्स बर्दाश्त कर रही है, बियर कर रही है, तो वो उसकी क्या है, इलास्टिक लिमिट। फॉर एग्जांपल जब आप एक रबर बैंड को खींचते हो स्टूडेंट्स, वो एक खास लिमिट तक खींचा जाएगा। जैसे ही उसकी इलास्टिक लिमिट से आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो आपके पास रबर बैंड टूट जाएगा। बहुत कॉमन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस लिमिट को आप क्या बोलोगे, जिस लिमिट तक आपने फोर्स लगाई और रबर बैंड अपनी पोजीशन में रहा, तो वो क्या थी, उसकी इलास्टिक लिमिट। जैसे ही आप उस लिमिट से आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई तो रबर बैंड टूट गया। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द चेंज बिकम परमानेंट। अब वो रबर बैंड कभी भी दोबारा अपनी उस ओरिजिनल साइज या शेप में वापस नहीं आएगा। The object or material doesn't regain its original size or shape even after the removal of deforming force। यानी कि वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल दोबारा से अपनी ओरिजिनल साइज या शेप को रीगेन नहीं करेगा जैसे ही आप उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी 3 to 4 जो हैं वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बन रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये भी आपने याद करना है फॉर योर इन्फॉर्मेशन का जो आपको छोटा सा एक बॉक्स दिया गया है। व्हाट आर इन इलास्टिक मटेरियल। स्टूडेंट्स ऐसे मटेरियल जैसे कि क्लो है, डो है, तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये अपनी जब आप इसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हो तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल जो है वो शेप में वापस नहीं आते। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक मटीरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा। आपको डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक मटीरियल। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं हुक्स लॉ। ये स्टूडेंट्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और आपको सिर्फ ऑनली शॉर्ट में भी डेफिनेशन आ सकती है। स्टेट हुक्स लॉ। जी स्टूडेंट्स, तो हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए, तो जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन उसमें प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के विद इन द इलास्टिक लिमिट। यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते जितनी आप फोर्स लगाओगे कंप्रेशन या एक्सटेंशन जो है वो उसके प्रोपोर्शनल है। देखिए, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे किसी रबर बैंड को कंप्रेस करने के लिए, तो स्टूडेंट्स जितनी उसमें कंप्रेशन आएगी वो आपकी फोर्स के प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी कंप्रेशन ज़्यादा होगी। और अगर आप किसी रबर बैंड को एक्सटेंड करोगे तो जो एक्सटेंशन होगी वो भी किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मैथमेटिकली लिखोगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स कि जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही जो कंप्रेशन या एक्सटेंशन होगी उतना ही जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगा। प्रपोर्शन को खत्म करने के लिए आप कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करते हो, तो इक्वालिटी के साइन के साथ हम कांस्टेंट लगाएंगे। F इज इक्वल टू KX। इसमें स्टूडेंट्स F क्या है, फोर्स, और X क्या है, डिस्टेंस, यानी कि कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन का जो डिस्टेंस में जो फ़र्क आता है ये X वो है। अब यहाँ से अगर आपने कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्टूडेंट्स ये K यहीं पे रहेगा, ये X यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके फोर्स के साथ डिवाइड होगा, तो F ओवर X इज इक्वल टू K। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें K क्या है, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी भी डेफिनेशन आपने याद करनी है। फिर आप यहाँ से करोगे सेकंड लाइन से, इट इज़ अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, द ग्रेटेस्ट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट द ग्रेटर विल बी द स्टिफनेस और स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि स्टूडेंट्स K की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट के आपके पास जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ही स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी। और स्टूडेंट्स इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर NM-1। अब स्टूडेंट्स ये ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हुक्स लॉ। आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, आपने क्या ली, यहाँ एक्स एक्सिस पे आपने कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन ले ली, और स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे आपने फोर्स ले ली। तो यहाँ पे हमने एक्सटेंशन का और फोर्स का हमने ग्राफ ड्रॉ किया कि आप जितनी फोर्स लगाओगे किसी रबर बैंड को स्टूडेंट्स एक्सटेंड करने में, खींचने में, तो उन दोनों का हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, मीन्स कि जितनी फोर्स ज़्यादा कर रहे हो उतना डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, ज़्यादा, उतना रबर बैंड ज़्यादा खींचा जा रहा है। इफ़ द अप्लाइड फोर्स और लोड एक्सीड द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्प्रिंग इट इज़ परमानेंटली डिफॉर्म्ड एंड इट्स ग्राफ विल नो लॉन्गर रिमेन लीनियर। अब देखिए ये पॉइंट इसकी इलास्टिक लिमिट थी, जैसे ही आपने इस लिमिट से बाहर आपने फोर्स लगाई तो वो रबर बैंड टूट गया। इसके बाद अब वो अपने दोबारा से उस ओरिजिनल साइज़ को, शेप को रीगेन नहीं करेगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। और आपके पास यहाँ पे अब जो ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं रहा बल्कि वो ऐसे थोड़ा सा बेंड कर्व हो गया है। द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज अ मेजर ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास यहाँ से जब आप ग्रेडियंट ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये जो ग्रेडियंट स्टूडेंट्स हम कहते हैं
लाइन की स्लोप को मेजर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ लाइन ऑफ स्लोप। तो स्टूडेंट्स जो ग्रेडियंट या स्लोप की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, उससे हम क्या मेजर करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के को। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे हुक्स लॉ और आल्सो होल्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्ट्रेट थिन वायर और अ रबर बैंड विद इन द इलास्टिक लिमिट। जी स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर इसमें जितना मैंने आपको पढ़ाया ये सारा आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे लीजिएगा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हुक्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी जितना हमने पढ़ा वो आपने डेफिनेशन से लेके ये सारा आपने उसमें लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने एप्लीकेशन सब करनी है, एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ। जी स्टूडेंट्स, इसमें जो आपकी सबसे पहली एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स वो है स्प्रिंग स्केल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपको ऊपर पैराग्राफ दिया गया है वो आपने याद नहीं करना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है स्प्रिंग स्केल से। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है स्प्रिंग स्केल। स्टूडेंट्स स्प्रिंग स्केल जो है वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन को देखते हुए किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट ऑफ वेट डिटरमाइन करते थे। एक जो कॉमन स्टूडेंट स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें हम एक्सटेंशन या इलांगेशन प्रोड्यूस होती है तो वो किसका मेजर है, वेट का। स्टूडेंट्स जो कंप्रेशन बैलेंस है, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द लोड, जब उसके ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्रेस होता है क्योंकि उसके ऊपर लोड आ गया है। और जो कंप्रेशन जितनी कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी वो किसका मेजर होगा, वो किसको हम उसको हम मेजर कैसे करेंगे, वो मेजर है वेट का। उसको मेजर कैसे करते हैं, बाय द मीन्स ऑफ पॉइंटर मूविंग अलॉन्ग ओवर अ स्केल, यानी कि जो पॉइंटर ऊपर स्केल जो मूव कर रहा है स्केल के ऊपर, वहाँ से हम जो है उस ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते थे। वेइंग मशीन यूजुअली यूज दिस टाइप ऑफ बैलेंस, जितनी भी वेइंग मशीन है वो इसी टाइप के बैलेंस को इस्तेमाल करती हैं। जी स्टूडेंट्स, होपफुली अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि स्प्रिंग स्केल किसके बेस पे किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल करते हैं कंप्रेशन या एक्सटेंशन को किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट डिटरमाइन करने के लिए। जैसे ही आप उसके ऊपर अपना ऑब्जेक्ट रखोगे उसके ऊपर लोड पड़ेगा, आपका जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा। तो जितना भी स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा वो जो स्केल है जो रीडिंग दी गई होती है उस पर जो पॉइंटर जब मूव करता है तो वहाँ से स्टूडेंट्स आप जो है वो रीडिंग को फाइंड आउट कर लेते हो। ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ऊपर अगर आप देखिए तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो पॉइंटर है वो शो हो रहा है। ये इस तरह से जो स्केल है, ये जो पॉइंटर है, जो नीडल है, ये स्केल के ऊपर मूव करती हैं। तो फिर जितना भी लोड से जितना आपका स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा तो ये आपको जो नीडल्स हैं उतना आपको उस चीज़ का वेट बता देंगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स। तो स्टूडेंट जो बैलेंस व्हील है मैकेनिकल क्लॉक्स में वो यूज़ करते हैं स्प्रिंग को टू कंट्रोल द बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन को कंट्रोल करने के लिए डेट रेगुलेट्स द स्पीड ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो स्टूडेंट्स मैकेनिकल क्लॉक्स में बैक एंड फोर्थ, हमें पता है स्टूडेंट्स बैक एंड फोर्थ मीन्स कि आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ जो मोशन होती है वो रेगुलेट करती है स्पीड ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स गैल्वानोमीटर। स्टूडेंट गैल्वानोमीटर बेसिकली एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। इस गैल्वानोमीटर के थ्रू आप करंट को डिटेक्ट करते हो। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इसमें एक डेफिनेशन है हेयर स्प्रिंग। तो it make use of a tiny spring called hair spring which provides the electrical connections to the galvanometer coil and also restore the pointer back to zero position। अगर आपको आता है what are hair spring तो आप स्टार्ट से लेके यहाँ तक आप लिखोगे जीरो पोजीशन तक। तो स्टूडेंट्स इसमें भी जो पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन आता है, जब वो आपके पास जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितनी करंट फ्लो कर रही है एक विद इन द रेंज, यानी कि जिस रेंज तक वो मेजर कर सकता है करंट को। तो आपके पास जो जितनी भी जो नीडल है वो उनकी डिफ्लेक्शन जितनी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल है कि इसमें से कितनी जो करंट है वो पास हो रही है। ये स्टूडेंट्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन था एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ। जी स्टूडेंट्स कि आपको पढ़ाते पढ़ाते अभी मेरे माइंड में एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बना है स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप कर लें। अगर आपको शॉर्ट में आ जाती हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ, तो स्टूडेंट्स फिर उसमें आप क्या लिखोगे, फिर उसमें तो आप ये 3 जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लिखोगे शॉर्ट में। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये ऊपर आपको कुछ डेफिनेशन कुछ एग्जांपल दी गई हैं। हुक्स लॉ सर्व एज द बेसिक प्रिंसिपल इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। स्प्रिंग इन मैनी डिवाइसेस रिलाई ऑन हुक्स लॉ for their functions such as spring scales, balance wheel and mechanical clocks, galvanometers, suspension system in vehicles and motorbikes, door hinges, matrices, material testing machine etc। तो स्टूडेंट्स अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का तो उसमें फिर आप ये सारी एप्लीकेशंस लिख दीजिएगा हुक्स लॉ की, और अगर लॉन्ग आएगा तो फिर उसमें स्टूडेंट्स आपने ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये लिखने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी साथ देख लीजिए कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है
Hooke's law applies within a specific range of forces. Exceeding the range or limit result in permanent deformation and no longer follow Hooke's law. मीन्स के स्टूडेंट्स हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है एक स्पेसिफिक रेंज में फोर्स की। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे उस रेंज से बाहर तो फिर चीज़ों में परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगी और फिर जो वो चीज़ है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी। ये आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 6 का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ दिखा भी देती हूँ। ये है वो क्वेश्चन, व्हाट इज़ हुक्स लॉ। इसमें तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे और इसका वो आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया है कि डज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, गिव रीज़न। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको जो अभी मैंने बताया है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन 6 का आंसर है। साथ साथ एक्सरसाइज को भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी आपके टॉपिक वाइज जो भी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर होंगे मैं आपको साथ साथ समझा दूंगी। जी स्टूडेंट्स, इस पेज से आपने जस्ट डेफिनेशन याद करनी है। डिफाइन डेंसिटी। डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसका आप फॉर्मूला लिखोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और इसका ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि kg/-3। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी मेजरमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि हम डेंसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं अगर हमें उसका मैस या वॉल्यूम पता है। मैस और वॉल्यूम से द मैस कैन बी इजीली मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। मैस को आप इजीली स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करोगे। आप अपना कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्प्रिंग बैलेंस पे रखोगे तो आपको उसका जो मैस है वो ईजिली मिल जाएगा। इफ़ द सब्सटेंस इज सॉलिड, अगर तो सब्सटेंस सॉलिड है और उसकी इरेगुलर शेप है तो उसका वॉल्यूम आप कैसे मेजर कर सकते हो? बाय मेजरिंग इट्स डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, अगर वो सब्सटेंस स्टूडेंट स्फीयर की फॉर्म में है उसका आप डायमीटर मेजर कर लोगे बाय वर्नियर कैलिपर और उसका आप वॉल्यूम जो है वो भी फिर मेजर कर लोगे। नोइंग मैस एंड वॉल्यूम, अगर आपको मैस और वॉल्यूम पता है तो आप डेंसिटी को ईजिली जो है फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर सॉलिड की ज्योमेट्रिकल शेप नहीं तो फिर उसका आप वॉल्यूम डिटरमाइन करोगे। स्टूडेंट्स, ये आपको नीचे एक्टिविटी दी गई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। टीचर शुड फैसिलिटेट टू हेल्प द ग्रुप्स टू पोर सम वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर। आपने मेजरिंग सिलेंडर में कुछ पानी डाला। इफ़ द सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर, अगर तो वो सब्सटेंस पानी में सॉल्युबल है, देन यूज अ लिक्विड इन विच द सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल। तो आपने ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करना है जिसमें वो सब्सटेंस जिसका आपने मैस मेजर करना है वो उसमें इनसॉल्युबल हो। नोट द लेवल ऑफ द लिक्विड इन सिलेंडर। आपने जब पानी डाला तो आपने लेवल को नोट कर लिया कि आपने पानी को कितने जो है वो तक फिल किया था, कितनी उसकी रीडिंग थी। नो जेंटली ड्रॉप द सब्सटेंस इनटू सिलेंडर। अब आपने अपने जो सब्सटेंस है उसको आपने सिलेंडर में आराम से आपने उसको डिप कर दिया। अब स्टूडेंट, जितना जो पानी का लेवल है वो राइज करेगा वो आपके सब्सटेंस का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ये एक्टिविटी ज़रूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से कोई कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि किस तरह से आप एक इरेगुलर या ऐसा सॉलिड जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं उसका वॉल्यूम आप किस तरह से मेजर कर सकते हो। हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस या ऑफ अ मटीरियल हुज शेप इज़ नॉट ज्योमेट्रिकल। तो उसके लिए फिर आप ये एक्टिविटी लिख लोगे। बहुत ही ईजी एक्टिविटी है, समझ के याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रेशर। इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है। प्रेशर स्टूडेंट्स क्या है कि आप एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्सर्ट करते हो वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला P=F/A। ये आपके स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन 7 का आंसर है। साथ साथ मार्क कर लीजिएगा ताकि जब आप एक्सरसाइज को याद करो तो आपको इजीली ये भी साथ साथ क्वेश्चन आपने पहले से याद किए हों। मैं आपके साथ तमाम जो जितने भी चैप्टर हैं फुल बुक के मैं आपके साथ जो है वो एक्सरसाइज के आंसर भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको एक ही चैनल पे तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट इसका लिखना है स्टूडेंट्स एसआई यूनिट। तो स्टूडेंट्स इन द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर-2 यानी कि NM-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल। ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन 7 का ही आंसर है। अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन आती है डिफाइन प्रेशर तो उसमें भी स्टूडेंट्स आपने ये तमाम चीज़ें लिखनी है तो आप 2 मार्क्स गेन करोगे। डेफिनेशन, फार्मूला एंड एसआई यूनिट, ये तीनों चीज़ें आपने मस्ट लिखनी होती हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए जो आपकी 1 to 4 तक आपको एग्जांपल दी गई हैं तो इसमें स्टूडेंट्स आपके जो एग्जांपल 3 और 4 है उसमें आपके स्टूडेंट्स 2 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 और एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 का। साथ इसको भी समझ लेंगे और साथ आप याद भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल हैं इनको आप बस समझ लीजिएगा और याद आपने 3 और 4 करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 से पढ़ाती हूँ। वो कहते हैं स्टूडेंट जो टॉप है पिन की उसको हम फ्लैट रखते हैं लेकिन जो एंड है वो शार्प होता है। क्यों? सो द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ वेरी स्मॉल। अब देखिए जो नीचे जो शार्प आपको पिन नज़र आ रही है वो उसका कॉन्टैक्ट एरिया स्मॉल है और ऊपर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है।
When we apply force at the top, the pressure at the end of the pin is so high that it परसीज इनटू द वुडन बोर्ड। अब स्टूडेंट्स देखिए, जहाँ पे जो एरिया है वो कम होगा वहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स जब हम एक लार्ज एरिया से हम जब फोर्स लगाते हैं तो स्टूडेंट्स जो स्मॉल एरिया है उस पर जो फोर्स है वो ज़्यादा अप्लाई होती है। इसलिए जो उन्होंने जो रखा होता है नीचे जो उसकी पिन होती है वो शार्प होती है ताकि इजीली वुडन बोर्ड के अंदर वो चली जाए। अब अपनी थर्ड एग्जांपल देखिए, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड वी एक्सर्ट फोर्स ऑन इट ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस अ रिएक्शन फोर्स। व्हेन द ग्राउंड इज फ्लैट the reaction force is spread over the whole area of the foot and the pressure due to reaction force is not painful। जब स्टूडेंट्स हम एक ग्राउंड फ्लोर पे ज़मीन पे चलते हैं तो हम जब फोर्स लगाते हैं, आपको पता है कि हर एवरी एक्शन का रिएक्शन होता है। हम जब ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं ज़मीन भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज़्यादा है तो फोर्स स्प्रेड हो जाती है। तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब हम पेबल्स पे चलते हैं पत्थरों पे तो हमें जो है ये पेनफुल क्यों है। तो व्हेन वी वॉक ऑन द पेबल्स द कॉन्टैक्ट एरिया इज रिड्यूस्ड। अब देखिए पिन की एग्जांपल ही देखिए, कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया जब आप पत्थरों पे चलते हो। तो आप एक स्पेसिफिक किसी पत्थर पे हम चलते हैं तो अब उसमें देखिए कॉन्टैक्ट एरिया कम है। देन द प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स बिकम सो हाई। अब प्रेशर ज़्यादा हो गया है, डैट इट बिकम्स पेनफुल। इसलिए ये पेनफुल है कि हम पत्थरों के ऊपर चलें। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स जो हैवी एनिमल्स हैं लाइक एलिफेंट है तो स्टूडेंट्स उनकी जो लेग्स हैं वो थिक होती हैं एंड उनके जो फीट हैं वो फ्लैट और बड़े फीट होते हैं ताकि जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो लार्ज हो जाए, प्रेशर क्या हो जाए, लेस हो जाए। जितने भी भारी एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट देख लीजिए, उनकी मोटी लेग्स होती हैं और जो उनके फीट हैं वो फ्लैट है, उनका एरिया फीट का ज़्यादा होता है ताकि प्रेशर कम हो जाए। अदरवाइज़ उनकी बोन्स जो है वो इतना प्रेशर टॉलरेट नहीं करेगी और उनकी बोन्स टूट जाएंगी। अब आइए स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा भी देती हूँ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो क्या है और आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनको आप अच्छे तरीके से एग्जाम्पल 2, 3 और 4 को याद कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन 1, वाई हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव अ लार्ज एरिया ऑफ फुट। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, वाई इज़ इट पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन द पेबल्स। ये दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। जी स्टूडेंट्स तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह टॉपिक 6.5 को, प्रेशर इन लिक्विड्स, और जो हमारा हाफ चैप्टर रह गया है उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर सॉल्व एक्सरसाइजेज आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।